अब सवाल यह है कि नए माहौल में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट आ गया तो कंटेंट की बाढ़ आ गई। हर आदमी कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है। इसमें कॉपीराइट का क्या है स्थिति और कैसे ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर आप नहीं जाने, ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको पैनल से मिलवाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर हर्ष शाह हमारे साथ है, ELT लॉ पार्टनर्स में वकील राजुल जैन हमारे साथ है और एक और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आमिर जुनैद अहमद हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि देखिए, अभी तक जो कॉपीराइट एक्ट है या कॉपीराइट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका परव्यू एक अलग था और अब हम आज खास करके हम बात करें सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, तो कितना इवॉल्व हुआ है इकोसिस्टम और आपको क्या लगता है कितने लैकलस्टर हैं हम लोग इसको लेकर सोशल मीडिया के रिलेशन में, खास करके कंटेंट क्रिएटर्स? जी मनोज, ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मैं जैसे कि बता दूं सबसे पहले कि कॉपीराइट लगता किस चीज़ पे है। कॉपीराइट का ये जो पूरा कानून है, देखिए, एक ये आर्टिस्टिक वर्क पे, किसी भी म्यूजिक वर्क पे, किसी भी लिटरेरी वर्क पे, इन सब चीज़ों पे लगता है। जैसे कि इनफैक्ट आर्किटेक्चर जो आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनाता है, ये उसके भी स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइंस पे, फसाड्स पे, ये उन पे भी लगता है। पहले तो जो डिजिटल दुनिया से पहले तो एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही जब कोई इन्फ्रिंजमेंट नोटिस में आता था तो हम लोग नोटिस भेजते थे और सामने वाले को और बोलते थे कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया, आपने हमारे क्लाइंट का ये नुकसान किया है, और हम उसको बोलते थे कि आपने इतना मुनाफा कमाया होगा हमारे प्रोडक्ट से। तो इस तरीके से हम चीज़ें करते थे पहले के टाइम में। सोशल मीडिया की दुनिया में मनोज इस चीज़ का कोई पैमाना नहीं रहा है, और सोशल मीडिया में जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को पब्लिश करना बहुत ही आसान है और उसको देखने वाले जो ऑडियंस है बहुत वाइड है। वहाँ पे आपने जैसे ही कोई चीज़ लगाई उसको इमीडिएटली उसकी रिपरकेशंस कहीं कैसे भी हो सकती है। और ये देखने वाली बात ये है इसमें कि एक सेम कॉपीराइट को, जबकि कोई ये एक लॉ में एक बात बोली गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूसेज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूसेज बोलता है कि नेचर ऑफ आपने जो कॉपी कर लिया उसका कितना अमाउंट आपने यूज किया, उसने आपका पर्पस क्या किया। और यहाँ पे पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कमर्शियल पर्पस के लिए किया या पर्सनल पर्पस के लिए किया। अब धीरे धीरे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, जैसे जैसे लोग कंटेंट इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। कंटेंट इन्फ्लुएंसर बनने की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर कमर्शियलाइजेशन का एस्पेक्ट आ गया है। अभी तक अदरवाइज सोशल मीडिया पे एक थिन लाइन डिफरेंस को विड्रॉ करना कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया या आपने पर्सनल पर्पस के लिए किया, ये पहले के जमाने में बहुत मुश्किल था। जब फेसबुक नया नया आया 2004-05 में, जब अकाउंट लोगों ने खोले तो ऐसा लगता था कि मैं शायद अपने दोस्त को दिखा रहा हूं ये चीज। बट आज इससे बात कहीं आगे बढ़कर चली गई है, लोगों को लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी जानने लग गए हैं। तो यहाँ पे ये अब तो कोर्ट्स के पास चला गया ये मैटर। ये तो अब अदालतें मैटर इंटरप्रेट करती हैं कि आपने कमर्शियली यूज किया या पर्सनली यूज किया। जी, तो जब विवाद में चीज़ें आ जाती हैं, कोर्ट में जाती है, फिर उस पर अलग तरीके से बढ़ सकते हैं। बहरहाल आज हमारा मकसद ये है कि जो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन के जरिए वो कुछ भी करेंगे, चाहे वो कमर्शियल यूज़ करें या अवेयरनेस के लिए या वट एवर मे बी द पर्पस। हर्ष, ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग तो लार्जली डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पर, तो और उसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। क्या अभी जो इकोसिस्टम है उसमें कॉपीराइट का पूरा जो उसकी जो पूरी ताकत, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, चाहे आप जैसे भी देख लीजिए, वो प्लेटफॉर्म्स पे है और प्लेटफॉर्म्स अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करते भी होंगे। कि जैसे मान लीजिए मेरा कंटेंट है, मैं डाल रहा हूं और उसमें 2-4 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे हैंडल का क्या होगा, मेरे चैनल का क्या होगा, ये सब कुछ तय करेगा प्लेटफॉर्म। आप क्या कहते हैं? तो मनोज जी, जैसे राजुल जी ने बोला कि जब ये प्लेटफॉर्म्स आए थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे नए नए थे, तब कॉपीराइट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था उसमें। पर अभी कैसे हो गया कि सारी चीजें अल्गोरिदम बेस्ड हो गई है। तो आप जैसे ही कोई कंटेंट डालते हो जिसमें कोई म्यूजिक है या कोई साउंड है या कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो अल्गोरिदम तुरंत उसको पकड़ लेता है
और या वो बंद कर देता है या आपको वो अपलोड नहीं करने देता है, या अगर आपने अपलोड कर भी दिया तो वो लोग तुरंत आपको 1 या 2 दिन में नोटिस आ जाएगा कि हमने आपका ये कंटेंट निकाल दिया है। या जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ हुआ है कि अपलोड तो हो गई रील उनकी, पर 1 दिन बाद आ गया और पता चला कि जो साउंड था वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड था और उन्होंने पूरा का पूरा साउंड निकाल दिया। और 3 या 4 स्ट्राइक आ गई अगर, तो वो लोग पूरा का पूरा हैंडल बंद कर देते हैं, चैनल बंद कर देते हैं। फिर ऑप्शन है आप हमारे पास के जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाके उनके साथ बात की करते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि निकालने के लिए, पर वो तकरीबन 1 महीना 2 महीना चले जाता है कभी कभी। कब कुछ टाइम पे आपको वापस मिल भी जाएगा आपका अकाउंट या आपका चैनल या आपका हैंडल, और कुछ जगह पे नहीं भी मिलेगा। सो काफी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपील कर रहे हो, और सामने वाला जो ऑन द अदर साइड जो रिव्यू कर रहा है वो डिसाइड करता है, और उनके पास बेसिकली पूरा राइट है कि या वो रखे या निकाल दे उसको। जी, तो पूरी तरह से उनके हाथ में मामला चला जाता है। लेकिन जुनैद, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि सपोज कोई अगर समझना ही चाहे, खास करके अगर हम एक स्पेसिफिक किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करना चाहते हैं और हम ये समझना चाहते हैं कि कॉपीराइट के क्या इश्यूज है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है उसका कॉपीराइट वो लोग लेके रखते हैं, क्योंकि उनको अब जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स के लिए वो लोग म्यूजिक लेके रखते हैं, तो किस प्लेटफॉर्म पे कॉपीराइट की स्थिति क्या है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को गुड इवनिंग विश करना चाहूंगा और बैठे यहाँ पर पैनलिस्ट को भी। साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज को धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू आज के टाइम के लिए है। इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक जागरूकता, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जागरूकता की कमी है जी। अगर हम लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके लिए जो भी हमारा सोशल मीडिया चैनल्स है, उन चैनल्स पे गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल्ड में प्रोवाइड किया जा चुका है। तो कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भी सोशल मीडिया को यूज करना चाह रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उनके गाइडलाइंस को बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको एडुकेट करने की भी जरूरत है। क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनका जो भी कंटेंट है या उनका प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा रीच करे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो कंटेंट क्रिएटर्स का है कि वो खुद को पहले अपने आप को अपडेटेड रखें। अभी मेटा के आने के बाद 1-to-1 फ्री जो है एडुकेट कर रहा है मेटा, कैसे हम लोग उनके चैनल्स को यूज कर सकते हैं और कैसे ज्यादा रीच बढ़ा सकते हैं, और कैसे कंटेंट्स को, जो कंटेंट हम यूज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, अगर हमारे क्लाइंट के लिए कुछ प्रमोशनल रील्स बनाना है या कुछ वीडियोस या मीडिया क्रिएट करना है, तो उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने खुद ही 9,000 या उससे ज्यादा हम लोगों को मीडिया प्रोवाइड किया है। हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर जानने की जरूरत है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे और कौन कौन से टॉपिक पे फेसबुक ने वो डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो सोशल मीडिया का अलग जगह से जाकर के लेने से, अगर हम लोग उसी प्लेटफॉर्म से वो मीडिया को उठाएं जो वो खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो हम खुद भी बच सकते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को भी बचा सकते हैं। यूजुअली हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो या तो लीडर्स होते हैं या फिर वो सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका एक भी पोस्ट आने से बहुत वायरल हो सकता है। तो वहां पर अगर हम लोग अपने आप को एडुकेट करें, जो हमारे सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं वो अपने आप को एडुकेट करें और उसके लिए हेल्प लें फ्रॉम द सोशल मीडिया इटसेल्फ, इसलिए कि वहां पे इनफ कंटेंट मौजूद है और वहां पे बहुत माइन्यूटली सारे गाइडलाइंस को दिया है उन्होंने। उसको धीरे धीरे समय दे करके पढ़ने की और समझने की जरूरत है, ताकि इस तरह के परेशानी से खुद को भी बचाया जा सके और जो हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं उनको भी इस तरह की दुविधा में आने से हम बचा सकें। जी हर्ष, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन सपोज हमारा कंटेंट कहीं और लगा हुआ है, हमें दिखाई देता है या हम मतलब खोज पाते हैं, हम क्या करें? हम अपना कॉपीराइट कैसे क्लेम करें सोशल मीडिया पर?
सो बेसिकली जैसे ये प्लेटफॉर्म्स है तो कुछ चीजें उनके पास ऑलरेडी एल्गोरिदम में है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास खुद के रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि जो आपको दिख रहा है कि सामने वाला यूज कर रहा है, अरे ये चीज मैंने बनाई और अभी ये यूज करने लगा है, तो आप डायरेक्टली जाके अपील डाल सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या जो भी प्लेटफॉर्म्स है, हर एक के पास ऑप्शन है कि आप डाल सकते हो कि ये मेरा कंटेंट है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो वो डालिए, या अगर आप समझो आज नवंबर 2022 में है और आपने वो कंटेंट क्रिएट किया था अगस्त में और आप देख रहे हो कि किसी ने सितंबर में यूज किया है, तो आप उनको बताइए कि देखो ये मेरा कंटेंट है, मैंने अगस्त में क्रिएट किया हुआ था और ये बंदा सितंबर में यूज कर रहा है। कि आप पहले से यूज कर रहे हो तो आप उसके ओरिजिनल ओनर हो, या आपके पास वो आपका कंटेंट है जो सामने वाला यूज कर रहा है। और ये लोग टीम काफी एक्टिव होती है, 2 से 3 दिन के अंदर तुरंत एक्शन लिया जाता है। वो लोग सामने वाले को, जो भी पर्सन यूज कर रहा है, उनको तुरंत ईमेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हमें आपके पास से ये एक सो एंड सो पर्सन ने क्लेम किया है, आपके पास 2 दिन है। अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आपका ये कंटेंट निकाल दिया जाएगा, प्लस सामने वाले के ऊपर स्ट्राइक हो जाती है। और काफी प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका अकाउंट भी निकाल देते हैं कुछ चीजों में जी। तो अगर आपका खुद का कंटेंट है तो आप बेझिझक जाके अपील कीजिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई और यूज कर रहा है उसको तो। और टीम काफी सपोर्टिव होती है ये बैकएंड प्लेटफॉर्म्स पे, और वो तुरंत एक्शन लेती है इस चीज को लेके। जी, तो आप भी अपना क्लेम कंटेंट का कर सकते हैं। राजुल जी, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो सबके मन में रहता है। देखिए, खास करके म्यूजिक की हम बात करते हैं, हर एक कंटेंट का कॉपीराइट का एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाता है, फिर क्या होता है? तो एक तो आप बताइए कि म्यूजिक का, अब जैसे बॉलीवुड का म्यूजिक बहुत यूज होता है, तो कितना पुराना म्यूजिक जो है वो कॉपीराइट फ्री होता है, और कॉपीराइट फ्री होने के बाद भी क्या वो प्रोटेक्टेड होता है? थोड़ा इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। जी मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉपीराइट है ये कभी भी फ्री नहीं होता है। ओके। नॉर्मली कॉपीराइट एक लाइफ टाइम होता है। पेटेंट्स का जो केस होता है, पेटेंट्स नॉर्मली विकेट हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, बट कॉपीराइट्स कभी विकेट नहीं होते हैं। और नॉर्मली जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट में अनटिल अनलेस जो ऑथर ऑफ द कॉपीराइट है उसकी डेथ हो जाए तब तक पोजीशन क्लियर नहीं होती है, तब तक वो कॉपीराइट ही माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद भी ऐसा भी होता है, कई लोग अपनी सक्सेशन डीड्स भी लिख जाते हैं ऐसे केसेस में। तो हम ऐसा कह नहीं सकते। और जो पुराने, जहाँ तक कि पुराने गानों की बात रही, हम लोग सभी लोग सुनते हैं रेगुलरली, शादियों में भी बजाते हैं। देखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, शादियों में डीजे बजता है जी। अब जो डीजे वाले हैं वो गाने चलाते हैं, वो अक्सर ये नॉर्मली ऐसा दर्शकों में नॉर्मली ये नॉर्मल नोशन नहीं है ऑर्डिनरी लाइफ में कि वो सबको लगता है कि ये तो बजा ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मतलब ये इतनी बात जहन में इतनी फैल चुकी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी गाना बजाना है, इट शुड बी प्रॉपरली, भी उसको लाइसेंस लेना चाहिए आपको बजाने के लिए। तो इसीलिए अगर आप बहुत बड़े बड़े, अगर आप कोई मेगा इवेंट्स देखेंगे, मेगा इवेंट्स में आपको जनरली ऐसा कोई म्यूजिक नहीं मिलेगा कि वो एकदम से बजा रहे हैं। और अगर वहां पे म्यूजिक होगा भी तो वो नॉर्मली म्यूजिक जो होता है वो कॉपीराइटेड होता है। आप 5 स्टार होटल्स में जाइए, 5 स्टार होटल्स में आप देखेंगे लाइव लोग पियानो बजा रहे हैं या वायलिन बजा रहे हैं। वो किस वजह से है? तो नॉर्मली इसी वजह से होता है कि भी आप वहां पे, ये यूनिक म्यूजिक है, वो इंस्टेंट है वहां पे, उसके लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट्स में तो बल्कि जी उसके लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। और बल्कि कुछ स्टेट्स में तो, महाराष्ट्र में जैसे म्यूजिक रेस्टोरेंट्स वगैरह में, होटल्स में म्यूजिक बजाने के लिए एक म्यूजिक लाइसेंस होता है बकायदा अलग से। बिल्कुल लाइसेंस आता है। तो जी तो यहाँ पे आप जुनैद की बात से समझ सकते हैं। राजुल जी, आपसे आखिरी सवाल, क्या कॉपीराइट का जो हमारा एक्ट है वो काफ़ी है, या नए इन्वायरमेंट में हमें कुछ नया मैकेनिज्म, कोई रेगुलेटर, कुछ तब्दीलियां करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने जो ये सवाल आपने पूछा, बल्कि मैं इस पे बात भी करना चाहता था। अभी जैसे आपको एक बहुत ही ताज़ा एग्जांपल देता हूँ कि डिज़ाइन एक्ट भी है। जैसे अभी अब नए तरीके के, लेट्स से बॉटल्स के डिज़ाइन है, कुछ भी हैं। लोगों ने क्या किया कि भी कॉपीराइट से बचने के लिए, मान लो एक फोटो को एडिट किया और फोटो को एडिट करके किसी और अपना प्रोडक्ट बेचना, और प्रोडक्ट लेट से कोई बॉटल है या कोई कंटेनर है प्लास्टिक का, तो उसका उसने डिजाइन कहीं से कंटेनर लिया और उसको सुंदर लगाने के लिए अपना वो उसने डिजाइन वहां पे चिपका दिया। तो इसमें सीधा का सीधा जो आपका इन्फ्रिंजमेंट है,
आपका सीधा डिजाइन एक्ट का इसमें इंफ्रिंजमेंट इन्वॉल्व हो गया अब आपके ऊपर। तो इसमें दर्शकों को यह भी जानने की जरूरी है कि भी सोशल मीडिया के कारण केवल आपका जो इन्फ्रिंजमेंट है वो कॉपीराइट का नहीं है, वो और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डिजाइन एक्ट का भी हो चुका है। और कभी कभी हमने ऐसे केसेस को, ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस को भी हैंडल किया है जहां पे बहुत ही यंग लोग थे और उन्होंने वक्त कम है इसलिए आपको रोक रहा हूं राजुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दरअसल राजुल जो बात कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मामला है और इसके दायरे में कई कानून आ जाते हैं, जो नई नई चीजें उभर रही है, उससे फिलहाल एज अ यूजर आपको सावधान रहने की जरूरत है। यही हमारा मकसद था। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।